नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हों। और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लास। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ अपनी सेकंड बुक जिसका नाम है भारत की खोज। और आप सभी को पता है इसमें हमने अपने 4 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि युगों का दौर हमारा लास्ट 4th चैप्टर था, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी यहाँ पर भारत के बारे में। तो किस तरह से युगों का दौर बदला, किस तरह से ये सारी चीजें चेंज हुई, ये सारी चीजें हमने लास्ट उस चैप्टर में पढ़ी थी। और आप सभी को पता है जैसे कि इस पूरी बुक को लिखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, तो और उन्होंने ही इस बुक को नाम दिया है भारत की खोज। तो आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने भारत के बारे में, यानी कि भारत के संपूर्ण इतिहास के बारे में इस बुक में बताया है। इस पूरी बुक में उन्होंने तो शुरुआत से लेकर, यानी कि भारत में किस तरह से वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य और एक तरह से बहुत सारी चीजें जो आई और किस तरह से यहाँ पर जो अलग अलग सभ्यताओं का विकास हुआ, अलग अलग तरह की संस्कृतियों का विकास हुआ, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया हमारा 4th चैप्टर जो था वो युगों का दौर था, यानी कि उसमें युगों के बारे में बताया गया था। और उसके बाद जो हमारा 5th चैप्टर जिसको हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, वो था नई समस्याएं। तो देखिए, अगर आपके पास हिंदी की सेकंड बुक अगर आपके पास है भारत की खोज, तो उसमें आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस पार्ट का काफी सारा जो भाग है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि इस पार्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो नई नई समस्याएं भारत में आई, किस तरह जो है भारत में अलग अलग तरह के लोग आए और किस तरह से भारत को, ये चीज मैं यहाँ पर बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से एक टाइम ऐसा था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और जिस बच्चे ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा उसको पता चलेगा कि किस तरह से धीरे धीरे जो है हमारे देश को लूटा गया। यहाँ पर सारे देश की जो संपदा थी वो खत्म हुई। कैसे यहाँ पर हिंदुओं का जो एक तरह से जो राज था उस टाइम पे, हिंदुओं का जो वर्चस्व था उसको खत्म किया गया। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई और यहाँ पर हिंदू मुसलमान एकता के बारे में भी काफी ज्यादा बताया गया है इस पाठ में कि किस तरह से उस टाइम पे जो हिंदू थे उन्होंने कैसे, जो मुस्लिम जब आए तो उन्होंने कैसे उन्हें एक्सेप्ट किया, कैसे स्वीकार किया, कैसे वो लोग साथ में एक साथ पूजा पाठ करते थे, सारे फेस्टिवल, सारे त्योहार जो है वो एक साथ मनाते थे। बहुत ही ज्यादा उदार एक तरह से हमारा जो हिंदू उस टाइम पर भी था। तो देखिए, हमने जैसे मैंने आपको बताया काफी सारी चीजें इस पार्ट में पढ़ी हमने लास्ट सेशन में, जब हमारा ये चैप्टर जो है हम पढ़ रहे थे। तो अगर आप लोगों ने क्लास उस टाइम पर अटेंड की होगी तो आप लोगों को पता होगा कि कितनी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी है मुगल काल के बारे में। और देखिए, जो यहाँ पर मुगल काल के समय जो हिंदुओं की भाषा थी उसके बारे में भी देखिए यहाँ पर बताया है। और उस जैसे मैंने आपको बताया कि काफी सारी चीजें उस टाइम पे यहाँ पर बताई गई थी। तो फिर किस तरह से जो औरंगजेब था उसने उल्टी गंगा बहाई और हिंदू राष्ट्रवाद का किस तरह से उभार हुआ, और वीर शिवाजी के बारे में भी आपको मैंने यहाँ पर बताया। तो औरंगजेब के बारे में हम यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ेंगे, यानी कि जो हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि किस तरह से हमने लास्ट सेशन में जो चीजें पढ़ी थी उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे कि वो उस समय के विपरीत चलने वाला शासक था, यानी कि बिल्कुल एक विपरीत दिशा में चलने वाला शासक था। वो अपनी सारी योग्यताएं और उत्साह के बावजूद उसने जो अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया था, यानी कि उसके जो भी काम थे, एक तरह से होता है ना कि कुछ लोग होते हैं उनके पास बहुत सारी चीजें होती है लेकिन एक अच्छा एक दिमाग जिसको कहते हैं कि जो सही रास्ते पर इंसान को ले जाए, वो नहीं होता। और जिससे अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं भी तो वो सब क्या होती है, समाप्त हो जाती है, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो इंसान के पास भले ही धन दौलत रुपया पैसा ना हो, अगर उसके पास एक अच्छा दिमाग है कि वो अच्छी तरह से किस तरह से उसको सही दिशा में लेकर जाता है, किस तरह से सही तरीके से उसका सही जगह पर सही तरीके से उसका प्रयोग करता है, कैसे वो अपनी चीजों को एक तरह से संजोने का प्रयास करता है, तो वो सबसे ज्यादा मेन होता है। तो यहाँ पर जो था
वो बिल्कुल अपने पूर्वजों द्वारा किए गए कामों पर भी पानी फेरने का काम करता था। वह धर्माढ्य और कठोर नैतिकतावादी था। उसे कला और साहित्य से भी कोई भी प्रेम नहीं था। देखिए, इससे पहले हमने भारतीय कलाओं के बारे में भी कितना ज्यादा यहाँ पर पढ़ा है और बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं कि किस तरह से भारतीय कलाएं जो है बाहर देशों तक गई। और तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राजा भी हुए जिन्हें कला संस्कृति से प्रेम था। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर बहुत सारे, जो आपने लाल किले के बारे में देखा, आपने ताजमहल के बारे में पढ़ा, आपने बुलंद दरवाजे के बारे में पढ़ा, या आपने बहुत सारी और आगे इमारतों के बारे में यहाँ पर पढ़ा, तो वो इसी का एक उदाहरण थी कि किस तरह से उस टाइम पे जो राजा थे उनको इन सब चीजों से प्रेम था। लेकिन ये औरंगजेब बिल्कुल डिफरेंट था। उसको बिल्कुल भी साहित्य से या कला से कोई प्रेम नहीं था। हिंदुओं पर पुराना घृणित जर्जिया कर लगाकर उसने बहुत से मंदिरों को तुड़वाया था और प्रजा को के बहुत बड़े हिस्से को उसने नाराज कर दिया था। भले ही राज औरंगजेब का था, लेकिन काफी सारे उसके राज में हिंदू भी थे, तो उसने इतने सारे काम करके अपनी प्रजा को क्या कर दिया था, नाराज। उसने अभिमानी राजपूतों को भी नाराज कर दिया, जो मुगल साम्राज्य के अवलंब और स्तंभ थे। और आपने देखा कि जिस तरह से जो हमारे उस टाइम के जो राजपूत शासक थे, ठीक है ना, तो वो क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमानों में बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं थी, बहुत इस तरह का कोई मन मुटाव नहीं था, तो वो क्या करते थे, हेल्प कर देते थे, चाहे वो मुस्लिम राजा हो उनकी, चाहे वो हिंदू राजा हो उनकी। लेकिन यहाँ पर उसने बहुत सारे जो हिंदू राजा थे उनको भी नाराज कर दिया था, जो मुगल शासन के साम्राज्य के अवलंब थे। अवलंब यानी कि आधार स्तंभ थे, ठीक है। उत्तर में सिख उठ खड़े हुए। अब देखिए, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि किस तरह से उत्तर में सिख आए और हिंदू मुस्लिम विचारों का किसी हद तक समन्वय करने वाला जो शांति प्रिय समुदाय के प्रतिनिधि थे, यानी कि वो समन्वय कराकर शांति प्रिय समुदाय के प्रतिनिधि थे, और जो कि एक सैनिक बिरादरी के रूप में संगठित हो गए। और देखिए, क्योंकि मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में उत्तेजना फैल गई, पुनर्जागरण का विचार पनपने लगा, तो इस तरह से वह आधुनिक युग जैसा जो धर्मनिरपेक्ष ढंग का एक राष्ट्रवादी राज्य नहीं था, और ना ही इसकी व्याप्ति पूरे भारत में थी। तो देखिए, इस तरह से हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी थी कि किस तरह से जो यहाँ पर शिवाजी थे वो आए थे, और फिर प्रभुत्व के लिए जो मराठों और अंग्रेजों के बीच जो संघर्ष हुआ था। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो 1707 था, देखिए 1707 के बाद जो है 100 वर्ष, जो 100 वर्ष थे बीच के, 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो उसके बाद 100 वर्षों तक अब बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ भारत में। विविध रूप से संघर्ष चलता रहा कि अब भारत में अगला भारत का दावेदार कौन होगा, क्योंकि भारत की पूरी जो राजगद्दी है, भारत का जो पूरा राज सिंहासन है, वो किसको मिलेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इसमें 4 लोग जो है दावेदार थे। 4 लोग दावेदार थे। कौन कौन थे ये देखिए, ये हमने पूरा बहुत अच्छे से पढ़ लिया था यहाँ पर, ताकि आप लोग आगे के टॉपिक को कनेक्ट कर पाए, इसीलिए हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें जो 4 मुख्य रूप से दावेदार थे वो थे भारतीय मराठे, ठीक है। सबसे पहले कौन थे, भारतीय मराठे थे, और दक्षिण में हैदर अली और उसका बेटा था टीपू सुल्तान, ठीक है। उसके बाद विदेशी फ्रांसीसी और अंग्रेज थे। सदी के पूर्वार्ध में यह लगभग निश्चित जान पड़ता था। देखिए, कौन कौन थे, एक तो भारतीय मराठे थे, दक्षिण में हैदर अली और उसका बेटा था टीपू सुल्तान, और फिर विदेशी फ्रांसीसी और अंग्रेज, 4 लोग थे। एक तो था मराठे, कौन थे, एक थे मराठे, एक थे टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान था एक, ठीक है, और आपका एक थे फ्रांसीसी, ठीक है। अब देखिए, ये सारे के सारे कैसे कैसे अलग हुए और फिर कैसे कौन कौन बचा, वो मैं आगे आपको बताऊंगी, और वो भी हमने काफी हद तक जो टॉपिक है वो
पढ़ लिया है, काफी हद तक हम वहां पर उसमें भी आगे बढ़ चुके हैं। तो ये 4 लोग थे जो क्या है भारत की दावेदारी जो है चाहते थे उन 1707 के बाद, यानी कि कम से कम 100 वर्षों तक यहाँ पर इन पूरे भारत की जो दावेदारी के लिए इनके बीच जो है अलग अलग तरह से युद्ध होता रहा, अलग अलग तरह से यहाँ पर। लेकिन इस बीच भी काफी सारी चीजें हुई, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में भारत को चाहते थे, लेकिन इसके बीच जो अंदर काफी छोटे बड़े राजा थे या बाहरी जो आक्रमण हुए इस बीच, तो उन्होंने भी काफी ज्यादा इफेक्ट किया, काफी ज्यादा प्रभावित किया। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि जब ये सारी चीजें चल रही थी, ठीक है, टाइम पे जब जो मराठे थे वो पूरे मतलब सबको लगता था कि मराठे पूरे भारत पर हुकूमत कर लेंगे और एक तरह से मुगल का भी कोई अच्छा उत्तराधिकारी नहीं था। तो ऐसा लग रहा था कि मराठे ही सारे भारत पर आक्रमण कर लेंगे और उनका उनका सामना कोई नहीं कर पाएगा, पूरे भारत को एक तरह से संभालेंगे। लेकिन उसी समय, ठीक देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक अलग बात बताई थी कि इस बीच क्या हुआ था, ठीक है। तो ये जो आपका ये दावेदारी का जो युद्ध था ये तो 100 वर्षों तक चला, लेकिन इसके बीच काफी सारी चीजें हुई, ठीक है। इसके बीच क्या क्या चीजें हुई वो आप देखिए, 1739 1739 में एक नया बवंडर हुआ और ईरान का नादिर शाह, तो ईरान का नादिर शाह था। अब ध्यान दीजिएगा कि इनमें चारों के अलावा, ठीक है, ये तो केवल भारत पर हुकूमत चाहते थे, लेकिन जो 1739 में हुआ वो बहुत ही बड़ा एक बवंडर था। और उसने वो कौन था? ईरान का नीदर शाह था, जो दिल्ली पर उस टाइम पे टूट पड़ा, ठीक है। उसने वहां पर बड़ी काट मार मचाई, लूट मार मचाई और वो अपने साथ वहां से बेशुमार दौलत लेकर गया, बहुत सारी चीजें वो वहां लेकर गया। और उसमें सबसे प्रसिद्ध जो था वो था तख्ते ताऊस, ठीक है। तो दिल्ली के शासक अब कमजोर और नपुंसक हो चुके थे, क्योंकि उस टाइम पे उसने सब कुछ खत्म कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, मार काट कर दी थी, पूरी की पूरी दिल्ली को वो लूट कर चला गया था। तो इस तरह से अब देखिए, लेकिन मराठों के साथ नीदर शाह की टकराहट नहीं हो पाई, यानी कि क्योंकि वो बीचों बीच आकर अपना काम करके चला गया और मराठों के साथ उसकी टकराहट नहीं हुई। लेकिन इससे मराठों का काम जो है आसान हो गया, यानी कि जो दिल्ली में बैठे शासक थे उनको हराने का जो एक उनका सपना था वो बहुत ही इजीली यहाँ पर उनके लिए एक तरह से हो गया, आसान हो गया। और वो कई वर्षों तक बाद पंजाब में भी फैल गए और इससे सभी को लगने लगा, लगभग भारत के जितने भी सभी लोग थे लगा था कि अब भारत जो है वो मराठों के अधीन हो जाए। सबको क्या लगने लगा था कि अब भारत जो है मराठों के अधीन हो जाएगा। और देखिए ये सारी चीजें उस टाइम पे सब लोग सोच रहे थे। तो नीदर शाह के आक्रमण से अब तक देखिए उस टाइम पे सबको लग रहा था कि अब तो दिल्ली जो है, अब देश जो है वो मराठों के अधीन हो जाएगा, क्योंकि पंजाब तक आक्रमण कर लिया। लेकिन नीदर शाह के आक्रमण से दिल्ली के मुगल शासकों का अधिकार और राज्य का रहा सहा दावा भी खत्म। जो नीदर शाह है, अब देखिए क्यों क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि नीदर शाह के आक्रमण के बाद जब नीदर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसके बाद दिल्ली के जो मुगल शासक थे उनका जो अधिकार था अपने राज्य पर वो भी धीरे धीरे जो है खत्म हो चुका, क्योंकि एक तरह से किसी के पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति होती तो वो उसी के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाते। अब देखिए क्यों, क्योंकि उनके पास अब संभलने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर कोई भी उन्हें क्या करता कि कंट्रोल करता, उन्हें अपने अधीन करता, तो शायद वो उसके हाथ की कठपुतली बन जाती। और नीदर शाह के आने से पहले ही उनकी ये हालत हो चुकी और ऐसी हालत तो उनकी नीदर शाह के आने से पहले ही हो चुकी थी।
और उसने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया था, और उसने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया यानी कि उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। फिर भी चले आते रिवाजों के दबाव के कारण अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग भी उनके पास प्लासी की लड़ाई से पहले तक उपहार और कर भेजते रहे। अब देखिए, उनका रौब, उनका रुतबा, उनका जो एक तरह से सब कुछ था वो खत्म हो चुका था, लेकिन क्योंकि एक रिवाज था, एक रीति चली आ रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी और जो भारत के दूसरे लोग थे, वो इन प्रेशरों के कारण, इन दबावों के कारण उनके पास उपहार और कर टैक्स जो है वो काफी समय तक भेजते रहते थे। और दिल्ली के बादशाह के एजेंट के रूप में काम करती रही, और कंपनी जो है उनके लिए एक तरह से दिल्ली के बादशाह के एजेंट के रूप में काम करती रही। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसके सिक्के 1835 तक चलते रहे। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज तो ये हुआ परिणाम, ठीक है। दूसरा परिणाम क्या हुआ नीदर शाह के हमले का? दूसरा परिणाम ये हुआ कि जो अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया, ठीक है। पहला परिणाम तो ये हुआ कि जो मुगल थे अब वो पूरी तरह से क्या हो गए थे, बिल्कुल एक तरह से शक्ति विहीन हो गए थे। तो दूसरा परिणाम ये हुआ कि नीदर शाह के हमले का कि जो अफगानिस्तान था वो भारत से अलग हो, ठीक है। अफगानिस्तान जो बहुत लंबे समय तक भारत का हिस्सा था, उससे कटकर अब नीदर शाह के राज्य का हिस्सा। उसने क्या किया था, जो अफगानिस्तान जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, अब वो भारत से कटकर क्या हो गया था, नीदर शाह के राज्य का हिस्सा हो चुका। बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा देकर क्लाइव ने थोड़े से प्रयास से 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। अब जो बंगाल में बगावत को बढ़ावा देकर उसने क्या किया, पहले ही थोड़े से ही अपने प्रयास में 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। और इस तारीख से कभी कभी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है, यानी कि 1757 से, देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी वो तो 1600 में ही आ गई थी, लेकिन जो असल अगर थोड़ा बहुत अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत, क्योंकि इससे पहले तक तो वो बिल्कुल भले ही वो अपना रौब जमाते थे, भले ही उनके विचार बिल्कुल भारत पर अधिकार करने के थे, भारत पर राज करने के थे, भारत पर अपना पूरा एक तरह से साम्राज्य स्थापित करने का अपना पूरा वर्चस्व वो चाहते थे, लेकिन जो असल में शुरुआत हुई वो शुरुआत मानी जाती है कि 1757, जिस टाइम पे सबसे पहले उन्होंने प्लासी का युद्ध जीता था, ठीक है। सबसे पहले जब उन्होंने प्लासी का युद्ध जो है जीता था, तो उस टाइम पे माना जाता है कि शुरुआत जो है वहां से हो चुकी थी, शुरुआत वहां से हो चुकी थी। और जल्दी ही पूरा बंगाल, पूरा बिहार, ये सब अंग्रेजों के हाथ आता गया। यानी कि यहाँ से देखिए उनको क्या हुआ कि अब उनको लगा कि हाँ, जब हमें थोड़ा सा इतना जब हमें मिल गया है तो आगे भी हम पा सकते हैं, आगे भी हम चीजें ले सकते हैं। तो ये सब उनके हाथ आ गया था। और इनके शासन की शुरुआत के साथ ही 1770 में जब बंगाल और बिहार में अंग्रेजों का शासन हो चुका, ठीक है। जब 1757 में उन्होंने प्लासी का युद्ध जीता, तो उसके बाद बंगाल और बिहार में उनका एक तरह से राज्य हो चुका था। तो 1770 ईस्वी में इन दोनों सूबों में भयंकर अकाल पड़ गया। अब देखिए, बंगाल और बिहार, यहाँ पर दोनों ही सूबों में भयंकर अकाल पड़ चुका था 1770 में, और जिससे इस घनी आबादी वाले इलाके की 1/3 से अधिक आबादी नष्ट हो गई। बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र था, लेकिन वहां से भी 1/3 आबादी जो है नष्ट हो गई थी। दक्षिण में अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष जो विश्वव्यापी युद्ध का एक हिस्सा था। दक्षिण है, वहां पर अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों का युद्ध अलग चल रहा था, जो कि विश्वव्यापी
युद्ध का एक हिस्सा था। अब अंग्रेजों की विजय में समापन हुआ और भारत से फ्रांसीसियों का लगभग नामो निशान मिट गया। अब यहां भी देखिए अंग्रेजों की विजय हुई और भारत से फ्रांसीसियों का नामो निशान मिट चुका। ठीक है, तो देखिए दो, आपको लगता है यहाँ पर जो एक दावेदार था, कौन? फ्रांसीसी, वो तो लगभग यहाँ पर खत्म हो चुके थे। अब देखिए चार जो मैंने आपको दावेदार बताए थे, कौन कौन? एक मैंने बताया आपको निदर शाह, और यहाँ पर टीपू सुल्तान, एक मैंने आपको बताया यहाँ पर टीपू सुल्तान, और मराठे, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ठीक है, अंग्रेज, मराठे और टीपू सुल्तान, अब ये तीन ही हमारे पास जो है शेष रह गए थे। अब ये तीनों थे जो अधिकार के लिए, तीनों ताकतें जो रह गई थी शेष, यानी कि फ्रांसीसी जो है, फ्रांसीसियों का नामो निशान मिट चुका था। तो अब ये तीन शक्तियां ही अधिकार के लिए आपस में क्या कर रही थी? संघर्ष कर रही थी। ठीक है, मराठा संगठन, दक्षिण भारत में हैदर अली और अंग्रेज। ठीक है, अब जब प्लासी के युद्ध में उनकी जीत हुई, बंगाल और बिहार में फैलने के बाद भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी जो अंग्रेजों को ऐसी शक्ति के रूप में देखते हो। यानी कि जब दो जगह फैलने के बाद भी भारत में लोगों को बिल्कुल भी ऐसा यकीन नहीं था कि कभी जो है अंग्रेजों की ये जो नियति है, अंग्रेजों की ये जो शासन की नियति है, उसका पूरे भारत पर उन्हें राज्य करना हो सकता है, ऐसी उनकी नियति है, ये सब किसी को भी पता नहीं था। अब भी सबसे पहला स्थान मराठों को ही दिया जाता था, यानी कि अभी भी लगता था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पूरे देश पर मराठों का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये सब समझा जाता था और अंग्रेजों से किसी भी ऐसे उम्मीद नहीं थी, या लगता नहीं था अंग्रेजों की नियति ऐसी होगी कि वो भारत पर अपना एकाधिकार चाहते हैं। और वे सारे पश्चिम और मध्य भारत में, यहां तक कि दिल्ली तक फैले हुए थे और उनका साहस और युद्ध करने की योग्यता प्रसिद्ध थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान भी विकट विरोधी थे, जिन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया। अब देखिए इस बीच मराठों के साथ साथ जो हैदर अली और टीपू सुल्तान थे, ये भी विकट के विरोधी थे अंग्रेजों के, और इन्होंने बहुत बुरी तरह से अंग्रेजों को हराया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को तो लगभग खत्म ही कर दिया। पर वे दक्षिण भारत तक ही सीमित रहे, लेकिन उनका जो एरिया था ना, टीपू सुल्तान और हैदर अली का, वो एरिया लगभग दक्षिण भारत तक ही सीमित था। तो इस तरह से उनके इस काम का, उनके अंग्रेजों को हराने का पूरे भारत पर कोई भी प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा था। यानी कि देखा गया कि उन्होंने अंग्रेजों को हराया, लेकिन उसका कोई भी प्रत्यक्ष प्रभाव, प्रत्यक्ष यानी कि जो सामने दिखता हो, ऐसा प्रत्यक्ष प्रभाव जो है कोई भी नहीं पड़ा था भारत पर। हैदर अली एक अद्भुत व्यक्ति और भारतीय इतिहास का उल्लेखनीय व्यक्तित्व, ये बहुत ही अद्भुत व्यक्ति था और भारतीय इतिहास का एक उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। उसका आदर्श किसी हद तक राष्ट्रीय था और उसमें कल्पनाशील नेता के गुण भी थे। मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने अंततः 1799 में पराजित कर दिया। मैसूर में टीपू सुल्तान जो है जब राजा बना, तो उस टाइम पे अंग्रेजों ने 1799 में, ठीक है, 1800 से पहले लगभग जो है अंग्रेजों को उन्होंने खत्म कर दिया था। अंग्रेजों ने एक तरह से उसे पराजित कर दिया। और अब देखिए, अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ना कि चार, एक तरह से चार लोग थे जो भारत के पर अपना एकाधिकार चाहते थे। कौन कौन थे? फ्रांसीसी, अंग्रेज और टीपू सुल्तान और आपका यहाँ पर मराठे। ठीक है, अब देखिए फ्रांसीसी को अंग्रेजों ने हरा दिया था और टीपू सुल्तान को भी अंग्रेजों ने हरा दिया। तो अब यहाँ पर दो ही जो है इस तरह मराठों और अंग्रेजों
जो अब केवल दो लोग यहाँ पर बचे, मराठे और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आखिरी मुकाबले के लिए मैदान साफ हो, यानी कि अब जो है, जो आखिरी मुकाबला था वो केवल दो लोगों के बीच में था। वो दो लोग कौन थे? वो दो लोग थे मराठे और अंग्रेज। ठीक है, अब देखिए क्योंकि चार लोग थे तो चार लोगों को एक तरह से चार लोगों को वहां से हटा दिया गया था। अब दो ही लोग वहां पर थे और वो थे मराठे और अंग्रेज। अब लेकिन जो मराठा सरदार थे ना, देखिए क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा, जो आपसी टकराहट होती है, आपसी जो हमारी लड़ाई होती है, उससे जो है दूसरा व्यक्ति फायदा उठाता है। सेम चीजें यहाँ पर हुई कि जो मराठे थे उनमें आपसी बैर था, यानी कि जो मराठे नेता थे, जो मराठे सरदार थे, उनमें आपसी बैर था, यानी कि उनमें अच्छी एकता नहीं थी आपस में। और अंग्रेजों ने उनसे अलग अलग युद्ध करके उन्हें पराजित कर दिया था। अब देखिए क्या होता है कि अगर सभी में एकता होती, सब एक साथ मिलकर अगर ब्रिटिशर्स से लड़ते, अंग्रेजों से लड़ते, अंग्रेजों से भिड़ते, तो शायद ऐसा दिन जो है कभी दोबारा ना देखना पड़ता, यानी कि कभी भी हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन ना होता। ठीक है, लेकिन क्या था कि उनकी आपस की फूट थी, आपसी उनके अंदर एक तरह से बैर था। तो इस कारण क्या हुआ, अंग्रेजों ने उन सभी को अलग अलग हराया, क्योंकि वरना वैसे मराठों से जीतना मुमकिन नहीं था, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों की सेना ने उन्हें अलग अलग करके हराया, अलग अलग कर, और उन्होंने 1804 में आगरा के पास अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया। ठीक है, लेकिन तो 1804 में आगरा के पास उन्होंने अंग्रेजों को भी बुरी तरह से हराया, लेकिन फिर 1818 में तक आते आते मराठा शक्ति अंतिम रूप से कुचल दी गई थी। क्योंकि अब देखिए अगर 10 लोग साथ में लड़ते हैं, ठीक है, 10 लोग अगर साथ में लड़ते हैं तो फिर उनकी शक्ति ज्यादा होती है, लेकिन अगर दो 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 करके लड़ेंगे तो फिर जल्दी क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और लड़ नहीं पाएंगे। तो सबसे जो मेन चीज होती है वो होता है एकता में बल। ठीक है ना, कोई भी अगर परेशानी, कोई भी मुसीबत, किसी भी तरह की परेशानी का सामना अगर हम डट कर करते हैं, मिलकर करते हैं, तो वो परेशानी है बिल्कुल क्षण भर में जो है भाग। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे देखिए अगर 10 लोग हैं वो अपने अपने तरह के विचार रखेंगे तो किसी न किसी तरह का हल जरूर निकलेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर दो लोग होंगे तो वो क्या होंगे, परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और उसी में डूबे रहेंगे। तो यहाँ पर यही हुआ कि ये जो लगभग 16-17 साल का जो समय था, उस बीच, ठीक है, उस बीच क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे उन्होंने मराठा को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अंतिम रूप से 1818 में कुचल दिया गया था। उन बड़े सरदारों ने जो मध्य भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार करी। और जो बड़े बड़े सरदार, जो उनके बड़े बड़े सरदार थे, जो मध्य भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, किसका, मराठों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। अंग्रेज इसके बाद भारत के अधिकांश भाग के शासक हो चुके थे। तब तक 1818 तक अंग्रेज जो है भारत के अधिकांश भाग के एक तरह से शासक हो चुके थे, अधिकांश भाग उन्होंने ले लिया था, और वे देश पर सीधे या फिर अधीनस्थ राजाओं के माध्यम से शासन करने लगे थे। अब देखिए जहां पर केवल उनका राज था वहां पर वो डायरेक्टली एक तरह से शासन कर रहे थे, और जहां पर उनका शासन नहीं था वहां पर वो जो अधीनस्थ राजा थे, यानी कि उस जगह पर जो राजा थे उनके माध्यम से क्या कर रहे थे, अपना शासन चलाने लगे थे, अपना शासन करने लगे थे। ठीक है, तो इस तरह से हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को अव्यवस्था और अराजकता से बचाया है। यह बात इस हद तक सही है कि उन्होंने उस युग के बाद, जिसे मराठों ने आतंक का युग कहा है, सुव्यवस्थित शासन कायम किया, लेकिन यह अव्यवस्था और अराजकता कुछ दूर तक ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उनके प्रतिनिधियों की नीति के कारण ही फैली थी। यह कल्पना भी की जा सकती है कि अंग्रेजों की सहायता के बिना
भी संघर्ष की समाप्ति के बाद शांति और व्यवस्थित शासन की स्थापना हो सकती। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने ये सारी चीजें कुछ पहले पढ़ी थी और कुछ हमने अभी पढ़ी, तो बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर दी कि किस तरह से हमारे देश पर धीरे 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 जो है ब्रिटिश शासन का एक तरह से ब्रिटिश शासन का अधिकार हुआ। फिर उसके बाद देखिए रणजीत सिंह और राजा जय सिंह, तो आतंक का ये जो दौर था, ठीक है, पूरा देखिए एक तरह से जब आप देख रहे हैं इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो इसे आतंक का दौर ही कह सकते हैं। आतंक के इस दौर में जनता सामान्यतः त्रस्त और पस्त जरूर थी, पर अनेक व्यक्ति ऐसे अवश्य रहे होंगे जो उस समय सक्रिय नई शक्तियों को, ठीक है, भले ही ये पूरा आतंक का दौर चल रहा था, आए दिन नई नई चीजें हो रही थी और एक तरह से नए नए शासक बन रहे थे, नए नए तरीके से शासन किए जा रहे थे, नए नए अधिकार, नई नई चीजें थोपी जा रही थी। तो इस बीच शायद कुछ ऐसे अवश्य व्यक्ति रहे होंगे जो उस समय नई सक्रिय शक्तियों को समझना चाहते होंगे, लेकिन घटनाओं की बाढ़ ने उन्हें दबा दिया। तो शायद कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो इस नई चेतना को समझना चाह रहे होंगे, लेकिन जो घटनाओं की बाढ़ बार बार आ जाती थी तो इससे शायद उन्हें दबा दिया होगा, लेकिन और उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि वो सामने नहीं आए क्योंकि ये जो घटनाएं थी इन्होंने उनको दबा दिया। तो ऐसे व्यक्तियों में जिनमें जिज्ञासा भरी हुई थी महाराजा रणजीत सिंह थे, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि दब चुके थे और उनके अंदर काफी ज्यादा जिज्ञासा भरी हुई थी, तो उनमें से थे एक महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। वो सिख जाट थे जिन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया। तो वो क्या थे, एक सिख जाट थे और उन्होंने पंजाब में अपना राज्य कायम किया और फिर बाद में यह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबों तक फैल गया। अपनी कमजोरियों के बावजूद वो एक अद्भुत व्यक्ति था। देखिए इस तरह की कुछ कमजोरियां हर व्यक्ति में होती हैं, लेकिन एक मानवता जिसके अंदर हो, इंसानियत जिसके अंदर हो, तो उस टाइम पे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अत्यंत मानवीय था, उसने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया और फिर भी वह खून खराबा पसंद नहीं करता। जब इंग्लैंड ने छोटे मोटे चोर उचक्कों को भी मौत की सजा भोगनी पड़ती थी तो उसने मौत की सजा बंद कर दी थी। तो देखिए मानवतावादी थे कि जब इंग्लैंड में छोटे मोटे जो चोर उचक्के होते थे उनको भी मौत की सजा दी जाती थी, तो उसने तो मौत की सजा जो है बंद ही कर दी थी। चाहे जुर्म कितना ही बड़ा हो, युद्ध के सिवाय उसने कभी किसी की जान नहीं ली। चाहे जुर्म कितना भी बड़ा किया गया हो, युद्ध के अलावा उसने कभी किसी की जान नहीं ली थी। और गर्चे उसकी जान लेने की कोशिश एकाधिक बार की गई, उसका शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था। एक दूसरा पर कुछ और ही ढंग का भारतीय राजनेता राजपूताने में जयपुर का सवाई जयसिंह था। जयपुर का सवाई जयसिंह था, उसका समय कुछ और पहले था और उसकी मृत्यु 1743 ईस्वी में हुई थी। वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाली उथल पुथल के समय हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उथल पुथल हो रही थी उस टाइम पे एक तरह से की मृत्यु हुई थी और वो इतना चतुर और अवसरवादी था कि एक के बाद एक लगने वाले धक्कों और परिवर्तनों के बावजूद वो बचा रहा। इतनी सारी चीजें हुई यहाँ पर, लेकिन इस बीच भी वो बहुत ज्यादा चतुर और बहुत ज्यादा क्या था, एक तरह से अवसरवादी था। समय अपने आप को अवसर के हिसाब से ढाल लेने वाला था। तो इस कारण बहुत सारे धक्कों के बावजूद भी, बहुत सारे परिवर्तनों के बावजूद भी वो बचा रहा। वो बहादुर योद्धा और कुशल राजनयिक तो था ही, इससे बढ़कर वह गणितज्ञ था, खगोल विज्ञानी था और नगर निर्माण करने वाला था और उसकी दिलचस्पी इतिहास के अध्ययन में थी। तो देखिए आज हमने यहाँ पर काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी इस
में, और जिसमें से कुछ चीजें हमने पहले भी पढ़ी थी तो हमने रिवाइज करी उनको यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी पूरी बुक है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी सारी चीजें इसमें हमें सीखने को मिल रही हैं। तो आगे भी हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए काफी सारी चीजें अभी इसमें बाकी हैं, जैसे फिर भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के दो रूप, ये बहुत सारी चीजें अभी हमने यहाँ पर है। तो अगर इसको घर पर जाकर एक बार रिवाइज करें और कोई भी डाउट हो तो उसे क्लियर करें। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।